As you know, I am Megha from BR Global School. This is our third lecture of Russian Revolution History, Chapter 2. Let's begin with the 1.4 Support for Socialism. By the 1870s, socialism ideas spread through Europe. अब 1870s का जब दशक आ रहा था तो यहाँ पर जो सोशलिस्ट का जो आइडिया था, जो उसके विचार थे, वो कहाँ तक फैल रहे थे? पूरे यूरोप तक. टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, socialists formed an international body, namely the Second International. अब ये क्या था? इनके कोऑर्डिनेट करने के लिए इनके जो आइडियाज़ थे सोशलिस्ट के, वो इंटरनेशनल बॉडीज़ तक पहुँच रहे थे और उनका नाम क्या रखा गया? एक संस्था बना ली गई इन्होंने और उस संस्था का नाम रखा इन्होंने सेकेंड इंटरनेशनल. Workers in England and Germany began forming association to fight for better living and working conditions. जो वर्कर्स थे वो इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया? एसोसिएशंस फॉर्म करनी शुरू की. और ये किसके लिए लड़ना चाहते थे? बेटर लिविंग कंडीशंस और अपनी जो वर्किंग कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करना चाहते थे. दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस. इन्होंने कुछ ऐसे फंड्स भी इकट्ठे करने शुरू किए कि जब कोई किसी का बुरा टाइम डिस्ट्रेस का होगा तो उस टाइम पर उसकी हेल्प की जाए. एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स. और किसकी डिमांड कर रहे हैं? कि हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम होने चाहिए और उन्हें क्या मिलना चाहिए? राइट टू वोट मिलना चाहिए. इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. यहाँ पर ये क्या थे? ये जो एसोसिएशन थी किसके साथ काम कर रही थी? SPD के साथ. SPD यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो SPD यूज़ किया गया है. जर्मनी के अंदर ये जो SPD थी इनके साथ, इन एसोसिएशन के साथ काफ़ी गहरे रिश्ते थे इनके. एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स. और इन्होंने क्या मदद की? चुनाव में भी पार्टी बनाने में इनकी मदद की थी. इन बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी. 1905 में सोशलिस्ट ने क्या बनाया? अपने ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों, जो जितने भी इनके वो थे वर्कर्स थे, उन्होंने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी. By 1905 socialist and trade union formed a labor party in Britain and a socialist France in France. However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. लेकिन अभी तक 1914 तक ये अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं हुए थे. Represented by strong figures in parliament politics, their ideas did shape legislation. But government continued to be run by conservative liberals and radicals. संसद में कानून बनवाने के बाद भी ये महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाने लगे थे, लेकिन सरकार में दबदबा अभी भी किस किस का था? जो कंजर्वेटिव थे, लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे. अभी भी सरकार में दबदबा उन्हीं लोगों का ही माना जाता था. कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रशियन रेवोल्यूशन. रशियन रेवोल्यूशन, यहाँ से हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट दिस सिचुएशन वॉज रिवर्स्ड. रूस जो था, मीन्स रशिया जो था, वो सबसे ही पिछड़ा हुआ देश था यूरोप का. सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917. यहाँ पर जो अगर हम इसमें देखें कि ये सिचुएशन कब चेंज हुई, ये सिचुएशन चेंज हुई 1917 के अंदर. जो अक्टूबर क्रांति हुई है, इसके माध्यम से जितने भी सोशलिस्ट थे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया. द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917. किसको ख़त्म कर दिया इन्होंने? मोनार्की को ख़त्म कर दिया 1917 में, फरवरी में. एंड इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन. और जो मेनली यहाँ पर जो एक तो मोनार्की ख़त्म हो गई और बाद में अक्टूबर में जो ये सिस्टम रहा, अक्टूबर सत्ता वाला, इसमें समाजवादियों का यानी सोशलिस्ट का कब्ज़ा हो गया और इसी को क्या कहा गया है? रशियन रेवोल्यूशन कहा गया. हाउ डिड दिस कम अबाउट? ऐसा कैसे हुआ? व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया. उस टाइम पर अगर हम देखें तो रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन
जितने भी ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, टू आंसर दीज क्वेश्चन लेट अस लुक एट रशिया अ फ्यू ईयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन, कि रशिया के कुछ साल पहले पर नज़र डालते हैं रेवोल्यूशन से पहले। 2.1 द रशियन एम्पायर इन 1914। रशियन जो एम्पायर हम कब का देखेंगे, 1914 के अंदर। वहाँ पर ज़ार निकोलस II था, उसका रूल था रशिया और उसके एम्पायर्स पर। जो इन 1914 ज़ार निकोलस II ruled Russia and its empire beside the territories around Moscow. The Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, part of Poland, Ukraine and Belarus. ये सारी उसमें इन्वॉल्व थी टेरिटरी में उसकी, जिन्हें आज हम इन नामों से तब बुलाते थे। It stretched to the Pacific and comprised today Central Asia as well as Georgia, Armenia and Uzbekistan. इसके अंदर ये सभी देशों तथा रूस के साम्राज्य में ज़ार निकोलस जो II था उसका शासन था। अब यहाँ पर जो हम देखते हैं कि ये कहाँ तक फैला हुआ था, ये स्ट्रेच हुआ था पैसिफिक, जिन्हें हम आज किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के नाम से, जैसे ये जॉर्जिया अर्जेंटीना हुआ। द मेजोरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। वहाँ पर जो ज़्यादा मेजोरिटी पीपल थे वो कौन से थे, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। रूस के अंदर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में उपजी शाखा, जिसको हम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वाले जो कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम थे और बौद्ध भी इसमें शामिल थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russia's people were agrarists. अगर हम बिगनिंग की बात करते हैं 20th century की, तो जो उसकी जो वास्ट मेजोरिटी थी वो लोग क्या थे, लगभग एग्रीकल्चर वर्क करने वाले, खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट थे। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। लगभग पॉपुलेशन का 85% जो था वो अपनी लिविंग अर्निंग किससे कमा रहे थे, एग्रीकल्चर से। दिस प्रोपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। अगर हम और कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, यूरोपियन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये परसेंटेज यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा थी। फॉर इंस्टांस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वॉज बिटवीन 40% एंड 50%। अगर हम और फ्रांस की कंट्रीज़ में देखते हैं तो फ्रांस और जर्मनी में इनका जो प्रोपोर्शन था वो लगभग 40 to 50% था, जबकि यहाँ पर 85% था। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड। जो कल्टिवेटर्स थे वो मार्केट की नीड को तो कंप्लीट करते थे खुद ब खुद, और बाकी एज वेल एज अपनी भी नीड्स को, अपनी फैमिली नीड्स को भी कंप्लीट करते थे। एंड रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। रशिया क्या था, एक मेजर एक्सपोर्टर भी था ग्रेन्स का। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। इंडस्ट्रीज क्या थी, अब बहुत कम थे उद्योग वहाँ पर। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया, जो फेमस इंडस्ट्रियल एरिया थे वो क्या थे, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। क्राफ्टमैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्ट अलोंगसाइड क्रॉप वर्कशॉप्स। ज़्यादातर जो उत्पादन कारीगर थे, कारीगर ही काम करते थे, लेकिन जो कारीगर की वर्कशॉप थी के साथ साथ बड़े कारखाने भी मौजूद थे वहाँ पर। Many factories were set up in the 1890s when Russia's railway network was extended. बहुत सी फैक्ट्रीज वहाँ पर बनी 1890s के अंदर, और इसके साथ साथ बहुत से जो रशिया के अंदर रेल के जाल, मतलब रेलवेज भी बहुत सारी वहाँ पर उनके नेटवर्क भी बिछाए जाने लगे। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स चीज़ें भी बढ़ने लगी। कॉयल प्रोडक्शन डबल्ड, कॉयल की जो प्रोडक्शन थी वो डबल होने लगी। एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रल्ड। बाय द 1900s इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। अब जैसे जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, जैसे हम देख रहे हैं कि इन्हीं कारणों से क्या हुआ, रूस के अंदर स्टील का प्रोडक्शन में भी 4 गुना और कोयले के प्रोडक्शन में दुगनी वृद्धि हुई। और 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखानों मजदूरों की जो संख्या थी वो भी लगभग बराबर हो चुकी थी।
मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो जो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या थी, प्राइवेट, एक निजी संपत्ति थी उद्योगपतियों की। तो इंडस्ट्रीज़ की गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड हार्स ऑफ वर्क। गवर्नमेंट क्या करती थी, इन्हें सुपरवाइज करती थी ताकि ये लोगों के जो घंटे हैं वो इनको मिनिमम वेजेस ज़रूर दें और इनसे लिमिटेड हार्स में ही काम लें। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे वो इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते थे, लेकिन रूल्स जो थे वो कंटिन्यूस टूटते ही जा रहे थे। इन क्राफ्ट यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग आवर्स वो समटाइम्स 15 आवर्स। जो वर्किंग आवर्स है वो लगभग कई बार तो कितने हो जाते थे, 15-15 घंटे तक। कंपेयर्ड विद 10 to 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज के अंदर कितने थे वो, 10 to 12 आवर। एकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम टू डॉर्मेटरीज। जो उनके वर्कर्स थे उनके लिए कैसे तरह की डॉर्मेटरीज ज़्यादा रहती थी रूम्स की बजाय, वो अलग अलग मिले हुए थे सबको। सुना, वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप। वर्कर्स ज़्यादातर किस में बटे हुए थे, सोशल ग्रुप्स में बटे हुए थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे कम। कुछ लोगों के तो अपने गांव से अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक बने हुए थे, लेकिन अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली। कुछ लोग ऐसे थे जो सिटीज़ में परमानेंट शिफ्ट हो चुके थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। वर्कर्स को कैसे डिवाइड किया जाता था, उनकी स्किल के बेस पर। A metal worker of St. Petersburg recalled metal workers considered themselves aristocrat among others workers. Their occupation demanded more trainings and skill. कुछ वर्कर्स का ऐसा काम था मेटल वर्क का जिनको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती थी। Women's made up 31% of the factory workers. अगर हम लेबर के रूप में बात करते हैं तो जो विमेंस है वो लगभग 31% वर्किंग मतलब में आई हुई थी। ये कब से थी, फोर्स बाय 1940, बट दे वर पेड लेस देन मैन। लेकिन उनको अभी भी आदमियों के मुकाबले बहुत कम पैसे मिलते थे, या तो आधे या 3/4 ऑफ अ मैन वेजेस। डिवीजन अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। अब जो डिवीज़न थी वर्कर्स की वो कैसे दिखती थी, उनकी ड्रेसेस से, उनके मैनर्स से अलग अलग दिखती थी। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन। कुछ वर्कर्स ने अपनी एसोसिएशन फॉर्म की जिससे वो किसकी हेल्प कर सके, मेंबर्स की, इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। जब वर्कर्स कुछ अनएम्प्लॉयड होंगे उस टाइम पर उनकी कैसे हेल्प की जा सकती है, और फाइनेंशियल हार्डशिप के अगर कोई टाइम रहेगा तो उस टाइम पर ये एसोसिएशन उनकी हेल्प करेंगे। डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू stop work when they disagreed with employer about dismissal of work condition। अगर कभी क्या होता था कि अगर इसके बाद अगर किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो उस टाइम पर वो इकट्ठे होकर हड़ताल कर सकते थे। दी स्ट्राइक टुक प्लेस फ्रीक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1896 to 97 एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902। ऐसी हड़तालें कब हुई, जो मतलब कॉटन की अगर लगाओ कपड़े की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसमें तो 1896 से 97 में, और मेटल इंडस्ट्रीज में ऐसी हड़तालें हुई 1902 में। इन द कंट्री साइड अगर हम देहात की बात करें, गांव की बात करें, तो पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। वहाँ पर किसान ही ज़्यादा ऐसे खेती का काम करते थे। बट द नोबिलिटी, द क्राउन, द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टी। लेकिन जितने भी नोबिलिटी मेंबर्स थे, कौन थे, ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले थे, इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती थी। लाइक वर्कर्स पीजेंट टू वर डिवाइडेड। तो इस तरह से ये लोग क्या थे, किसान और मजदूर की तरह बटे हुए थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस। ये लोग भी डीपली धर्म में विश्वास करते थे। बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। सिर्फ इक्का दुक्का को छोड़ के मीन्स कोई भी नोबिलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करता था, नोबल पर्सनस की। नोबल गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस टू द जार। वो अपने पावर्स और पोजीशन किससे लेते थे, जार की सर्विसेज जार को प्रोवाइड करके, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। जो नोबल्स थे उनकी कोई भी लोकल पॉपुलैरिटी नहीं थी क्योंकि लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर दैम। कुछ एक लोग थे जो सिर्फ नोबिलिटी को पसंद करते थे, उन्होंने उसके लिए उनकी रिस्पेक्ट में कुछ लड़ाइयाँ भी लड़ी, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी और वैसे भी। इन रशिया पीजेंट वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स टू बी गिवन टू दैम। रशिया में लोग क्या चाहते थे कि उनसे ज़मीनें छीन ली जाएं और उनका लैंड्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज़ टू पे रेंट।
और जो वर्क लोग थे पीजेंट थे वो इनको रेंट देने से भी मना करते थे। इवन मर्डर्स लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स का क्या करते थे, मर्डर भी कर देते थे। इन 1902 दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ एशिया, और साउथ एशिया में ऐसा ये 1902 में हुआ। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया, और 1905 के अंदर रशिया में लगभग ऐसी घटनाएं घटने लगी। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। रशियन जो पीजेंट थे, किसान थे, वो यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक लिहाज से थोड़े से अलग थे। दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली। यहाँ के जो किसान थे वो समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे, और फिर कम्यून के प्रति जो हर फैमिली होती थी उसकी ज़रूरत के हिसाब से किसानों में ज़मीन को बांटता था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।